जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज के क्लास में हम लोग अपने प्रो सेक्शन से लिया गया चैप्टर जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। बच्चे प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 7 था जो कल के क्लास में आपको शुरू किया गया था और इसके कुछ पैराग्राफ आपको कल के क्लास में बता दिए गए थे, पढ़ा दिए गए थे, है ना। दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कल आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ाया गया था, है ना। और बच्चे अब आज के हम लोग क्लास में क्या करने वाले हैं, जहां तक हमने कल के क्लास में पैराग्राफ पढ़ा था उसके बाद और भी पैराग्राफ अभी बाकी हैं, उसे हम लोग आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चे क्लास को हम शुरू करते हैं। प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों को। चलिए सबको गुड मॉर्निंग, जल्दी से हम लोग क्लास में आ जाइए बच्चे। अब हम क्लास को शुरू करते हैं और ये बच्चे प्रो सेक्शन का 7 चैप्टर है, मतलब कि अब हमारा प्रो सेक्शन कंप्लीशन पे जा रहा है ना। बिल्कुल हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल एकदम टाइम पे चल रहा है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि हम आप सबसे कहते हैं हमेशा कि हर चैप्टर के बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कमांड में रखना सीखिए अब, क्योंकि देखिए फिर आपका परसों वीकली टेस्ट होगा सैटरडे को, तो इस बार कोशिश करनी है प्यारे बच्चों कि आप लोगों को मार्क्स अच्छा लाना है ना। टेस्ट से पता चलता है ना कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी भी है। और हाँ, 80+ मार्क्स आना है, हमको लाना है किसी भी तरह से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। आई होप कि सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं। अभी तक तो सारे बच्चे स्कूल से आ जाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि स्कूल से आने में देरी हो जाती है बच्चों को। ओके, कल कहां तक पढ़ाया गया था? ओके, हाँ कल यहां तक पढ़ा दिया गया था, कल यहां तक पढ़ाया गया था कि हमारी जो संस्कृति है ना, उसमें यूनिटी बहुत ज्यादा काम करती है। हाँ यहां तक कल पढ़ाई हमने करा दिया था कि the ancient world threw a fine flower of civilization many lands, मतलब प्राचीन जमाने में की अगर बात करें तो बहुत जगह पर सभ्यता के फूल खिले थे, है ना। बहुत जगहों पर सभ्यता के फूल खिले थे। विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना दे आर ऑल डेड एंड गॉन, है ना। लेकिन भारत और चाइना को एक्सेप्शन रखते हुए, भारत और चाइना को छोड़ करके बाकी सब जगह की सभ्यता क्या हो गई, आज के डेट में वो है ही नहीं, बिकॉज दे आर डेड, दे आर ऑल डेड एंड गॉन। ये सब भारत और चाइना की सभ्यता के आगे सब सभ्यता ढह गई, फीकी पड़ गई, जो आज कहीं पर भी दिखता नहीं है। ओके, तो यहां तक हमने कल पढ़ाई कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद एक बार फिर से दोहरा लेते हैं लास्ट पैराग्राफ को। प्राचीन दुनिया ने कई देशों में सभ्यता के सुंदर फूल खिलाए, भारत और चीन को छोड़कर वे सभी आप समाप्त हो चुके हैं, अब हैं ही नहीं। लेखक यह बताना चाहता है कि प्राचीन काल में दुनिया के कई हिस्सों में उन्नत सभ्यताएं विकसित हुई थी, बहुत देश में बहुत सुंदर सुंदर सभ्यताएं थी, लेकिन आज उनमें से अधिकतर सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं। केवल भारत और चीन की सभ्यताएं ही आज तक जीवित और मजबूत हैं। तो हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बच्चे सुनिएगा। It is only in India and to some extent in China that the old civilization and culture have grown and changed, but never grown or changed at the expense of an underlying unity. कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने भारत में कुछ हिस्सों में ऐसा देखा जाता, कुछ हिस्सों में मतलब चाइना में, भारत में ही सिर्फ और कुछ चाइना के हिस्सों में ये देखा जाता है कि दी ओल्ड सिविलाइजेशन, जो पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो जन्म लिया था भारत में और चाइना में, है ना, जो वहीं पर पनपी और अपने आप को बदलाव किया, लेकिन इस तर्ज पर कभी भी वहां की सभ्यता का विकास नहीं हुआ। इस तर्ज पर कभी सभ्यता में बदलाव नहीं आया कि हम अपने यूनिटी को खो करके, यहां पर एकता को हमने खो करके अपनी सभ्यता का विकास नहीं किया, अपनी सभ्यता में बदलाव नहीं किया। हमने एकता का बिल्कुल हाथ थाम करके ही हमने, और चाइना के कुछ हिस्सों में हमने एकता को किसी भी कीमत पर खोकर सभ्यता का विकास नहीं किया, बल्कि एकता का हाथ थाम करके ही विकास किया और बदलाव भी किया। ओके, यहां पर एकता बोलने का मतलब, अंडरलाइन यूनिटी बोलने का मतलब कि एक जो होती, चलो भाई ठीक है आपस में हम लोग एक हैं, एकता है, इसका मतलब ये कोई मजबूरी नहीं है। हमने इसको मजबूरी मान करके सभ्यता का विकास नहीं किया, हमने इसे जरूरी मान करके सभ्यता का विकास भी किया और सभ्यता में बदलाव भी किया। ये आपस में एक होना कोई मजबूरी नहीं रही थी हमारी, ये तो हमारी सुंदरता थी हमारी संस्कृति की कि हम हर जगह पर अपना एकता को बना करके रखें, ठीक है। This has been possible, और ये क्यों संभव हो पाया हमारे भारत में और चाइना में? Only through the capacity of readjustment exhibited by the Indian society। और ये क्यों हो पाया, क्यों हम लोग सक्षम रह गए अपनी संस्कृति को आज भी तरोताजा रखने, अपनी सभ्यता को आज भी विकास करने में? वो इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोग के अंदर जो क्षमता है किस बात की, रीएडजस्टमेंट की। मतलब हम लोग ना किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, समझ गए, हम किसी भी चीज में सामंजस्य स्थापित करने में आगे रहते हैं। मतलब कि लिव एंड लेट लिव, जियो
और जीने दो क्या है, हमारी सभ्यता की पहचान है। तो हम लोग एकता का मतलब मजबूरी नहीं समझते हैं, आपस में एक बन के रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं आपस में कि देखो कि अगर हम बंगाली हैं तो भाई तुमको भी बंगाली बोलना पड़ेगा। हम ऐसी सभ्यता का विकास नहीं करते हैं। हम एकता का मतलब सब में अपनी संस्कृति को देखते हैं कि भाई कोई बंगाली समाज के लोग हैं तो अपना बंगाली बोले, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भाई गुजराती हैं, उनका संस्कृति कैसा है, उनका खाना पीना कैसा है, जरूरी नहीं कि वो भी लिट्टी चोखा खाए हमारे जैसा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग सब एक ही धागे में बंधे हुए हैं, ये भी है, हमारे अंदर एकता है। अगर कोई बाहरी मुल्क का अगर कोई हमला करता है तो ये उस टाइम ये एकता दिखाई पड़े कि हाँ, हम चाहे अलग अलग वेशभूषा में रहने वाले हैं, हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, हम मराठी हैं, हम बिहारी हैं, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हम उस वक्त मात्र एक इंडियन कहलाएंगे जब मामला देश का आ जाएगा तब, है ना। तो हमारे अंदर बस क्या है, हमारे अंदर क्षमता है किस बात की, सामंजस्य स्थापित करने की, ओके, चीजों में घुल मिल जाने की हमारी पुरानी सभ्यता रही है, ओके। जैसा कि हमारे समाज में ये दिखता है, हमारे समाज में एग्जिबिट होता है, दिखता है ये हमारे भारतीय समाज में ये चीज है, और ये सब चीजें क्या है हमारे भारत में है, ओके। देखिए कहते हैं कि केवल भारत में और कुछ हद तक चीन में ही यह संभव हो पाया। प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने विकास और परिवर्तन तो किया है, लेकिन यह विकास और परिवर्तन कभी भी मूलभूत एकता की कीमत पर नहीं हुआ है। यह मतलब कोई कीमत हमने नहीं चुकाया एकता का, यह केवल भारतीय समाज द्वारा प्रदर्शित समायोजन की क्षमता के कारण ही संभव हो चुका है, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे के साथ में हाथ मिला करके अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाते हैं। इस वाक्य का भाव यह है कि भारत और कुछ हद तक चीन ऐसे देश हैं जहां प्राचीन सभ्यता और संस्कृति समय के साथ विकसित और परिवर्तित तो हुई, बदलाव आया उसमें, लेकिन उस विकास के दौरान समाज की मूलभूत एकता या पहचान को कभी खोने नहीं दिया हमने, ओके। इसका कारण यह है कि भारतीय समाज में ना समय के अनुसार खुद को ढालने और नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने की अद्भुत क्षमता रही है। हम लोग बदलते हुए समय के साथ ना अपनी संस्कृति को छोड़ नहीं दिए हैं, अपनी सभ्यता को हम लोगों ने बर्बाद नहीं कर दिया है। हम लोग अपनी संस्कृति सभ्यता का हाथ थामते हुए आगे बढ़े हैं। जो हमारे साथ नई नई टेक्नोलॉजी आई, हमने टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट किया, है ना, लेकिन हमने क्या अपनी पुरानी संस्कृति छोड़ दी, अपनी पुरानी परंपरा को हमने छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा है ना। यही लचीलापन और समायोजन की भावना भारत की संस्कृति को एकजुट रखे हुए है। और जो लोग अपने आप को एकदम पूरा एकदम अकड़ के साथ चल रहे थे, तो ऐसे करके क्या है, हम ही तो है और दूसरा कोई है, तो भाई साहब अकड़ता वही है जो मर जाता है, जो मुर्दा हो जाता है। जिसमें जान है ना, जिसमें जीवन है, उसके पास लचीलापन होता है कि जैसा मौसम आया वैसा अपने आप को ढाल लिया, समझ गए। अकड़ता तो भाई इंसान मुर्दा होने के बाद ही है। तो जो आजकल अकड़ में थे वो आजकल कहां किसी के पकड़ में आज तक है ही नहीं। जो कभी अकड़ में हुआ करते थे आज पकड़ में नहीं है, तो उनकी सभ्यता ढह गई, चली गई। बेबीलोन की सभ्यता ढह गई, सीरिया की सभ्यता ढह गई, जापान भी वेस्टर्नाइज हो गया, है ना, वो भी पश्चिमीकरण उसमें भी हो गया। तो एक भारत हमारा है और चाइना के कुछ हिस्से जहां आज भी पुरानी सभ्यता को देखा जा सकता है, समझे। आगे सुनिएगा। ऑन वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन। इस तर्ज पर एक और एडजस्टमेंट के मामले में देखा क्या गया, टॉलरेशन देखा गया। क्या देखा गया? टॉलरेशन। टॉलरेशन मतलब क्या होता है? सहिष्णुता होती है। टॉलरेशन का मतलब होता है सहिष्णुता, मतलब क्या? बर्दाश्त करने की क्षमता, है ना, सहन करने की क्षमता, सहनशीलता को बोलते हैं टॉलरेशन पावर कहते हैं, ओके। तो ये जो टॉलरेशन है, दैट हैज कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेस। शुरू से ही हम भारतीय लोगों ने इतना ज्यादा सहनशील रहे हैं, इतना ज्यादा सहन करने की हमारे अंदर क्षमता है कि हम लोगों को बर्दाश्त बहुत करते हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है अंग्रेज लोग। सोचिए कितना साल हम लोग बर्दाश्त किए उसको, कितना साल, है ना। हम लोगों को आने देते और कहते हैं लिव एंड लेट लिव, भैया तुम भी जियो और हमको भी जीने दो, काहे लगी मारपीट करोगे, है ना। लिव एंड लेट लिव, क्योंकि हमारा यही है, हमारा फिलोसफी भारत का यही है कि हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं ना कि इसके पास ढेर टॉलरेंस है। भाई सही बात है, हमारे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता है, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और यही बर्दाश्त करने की क्षमता हमारी जो खासियत है, क्या है ये? हमारी खासियत है ये, ओके। क्या खासियत आई है ये? लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हैज बीन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर पहलू पर, हर जगह पर हमने इस फिलॉसफी को, इस पॉलिसी को, इस नीति को अपनाया है कि जियो और जीने दो, है ना। अपने पड़ोसी मुल्क से कितना हम लोग कहते रहते, भैया तुम भी जियो ना यार, तुम भी जियो, हमको भी जीने दो, तुम भी अपना देश को शिक्षित करने में आगे बढ़ाओ, हम भी अपना आगे बढ़ाएंगे, है ना। कहता है कि नहीं, हमको कश्मीर चाहिए, हम घुसेंगे, है ना, हम तड़ी पर हम आएंगे, बॉर्डर के नीचे घुस के आएंगे और हम मारेंगे। तो मारोगे तो कुटाओगे, फिर वही हाल होगा। वैसे तो हम बिलीव करते हैं जियो और जीने दो में, तो हमको भी जीने दो और तुम भी जियो, तुम भी अपने देश को आगे बढ़ाओ, हम भी अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहता है नहीं, हमसे नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर भुगतोगे। Sometimes this has been allowed to survive simultaneously.
मतलब कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी तो टॉलरेंस इतना ज्यादा कभी खतरनाक हो जाता है कि लोग हमारी मजबूरी समझ लेते हैं। लोग है ना सोचते हैं कि इसके पास सहन करने की क्षमता ज्यादा, इसका मतलब इसके पास ताकत नहीं है। रे बबुआ, ताकत की बात भारत से मत करो अब, समझ गए? अब भारत के पास अब वो पुरानी वाली नहीं है, वो समझ गए? अब भारत क्या है कि घर में घुस के मारता है अब, तो अब पहली वाली बात नहीं है। अब टॉलरेंस तो करता है लेकिन एक हद तक, एक हद तक। जो हमारी अच्छाई है, तो हमारी शराफत का अगर ज्यादा अगर नाजायज फायदा उठाओगे तो क्या होगा फिर, है ना? कोई भी इंसान बर्दाश्त तभी तक करेगा ना जब तक कि हो पाएगा। तो कहते हैं कि इस एडजस्टमेंट का एक आधार उस सहिष्णुता की भावना में पाया जाता है जो सदियों से भारतीय इतिहास की विशेषता रही है। क्या? सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता। स्वयं जियो, खुद को जियो मतलब जीने दो और दूसरों को भी जीने दो, ये हमारी भारतीय नीति कहलाती है जो हर क्षेत्र में रही है। कई बार विभिन्न विचारों और परंपराओं को एक साथ सह अस्तित्व, साइमल्टेनियसली सर्वाइव में जीने मतलब जीने की अनुमति दी गई है। इस अनुच्छेद का मुख्य भाव यह है, इस पैराग्राफ का मुख्य भाव यह है कि भारतीय समाज में समय के साथ जो समायोजन, जो हमने रीएडजस्टमेंट करना सीखा है, वो संभव हुआ है, उसका मुख्य कारण सहिष्णुता की भावना रही है। अगर कोई इंसान किसी में सामंजस्य स्थापित करने की कला है, इसका मतलब सोचिए उसके अंदर कितनी सहनशीलता है। अगर किसी के पास बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, क्या हो एडजस्ट कहीं पर एडजस्ट करेगा? नहीं। हल्का सा उधर से बोला, बोल दिया, कैसे बोल दिया हमको, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चलो बोल ही दिया ना, हटाओ ठीक है बाद में देख लेते हैं, है ना? समझाएंगे, प्यार से बर्दाश्त करके चलेंगे। और ये चीज हमारा क्या है, खासियत रहा है शुरू से। ओके, तो हमारे अंदर में ये जो भारतीय समाज में इतना जो समय के साथ भी जो हमने रीएडजस्टमेंट सीखा, ये कैसे संभव हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ सहिष्णुता के कारण, टॉलरेंस के कारण। ओके, भारत का इतिहास इस बात का प्रमाण है, भारतीय इतिहास इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि यहां अलग अलग विचारों, मान्यताओं और परंपराओं को न केवल सहन किया गया है बल्कि उन्हें एक साथ फलने फूलने का अवसर भी दिया गया है। नहीं तो भारत में भारत में जितने भी तरह के यहाँ पे धर्म समुदाय रहते हैं, है ना, उन सबको यहाँ पर वेलकम किया गया है, सबका स्वागत किया गया है, यहाँ पर सबका यहाँ पर स्वागत किया गया है। ठीक है, आज तक इसने ये नहीं कहा कि हाँ हमारा देश ऐसा है, हमारा देश सिर्फ हिंदुत्व को मानता है, हमारा देश सिर्फ इस्लाम को मानता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हर धर्म समुदाय के लोग यहाँ पर एकदम उनका सबका वेलकम किया जाता है कि आप रहिए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। हाँ, हम लोग इसी पॉलिसी में बिलीव करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये जो एडजस्टमेंट का जो तरीका है, अपने साथ लोगों को घुल मिला लेना, उसमें घुल मिल जाना, ये कैसे हो पाया? तो जिसके पास टॉलरेंस की क्षमता रहेगी उसी के पास ना होगा, है ना? ऐसे आगे देखिए, कहते हैं स्वयं जियो और दूसरों को भी जीने दो। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि भारत की जीवन शैली है। ये हम इसी में बिलीव करते हैं, ये हमारे जीवन जीने का एक स्टाइल है कि हम भी जिएंगे और तुमको भी जीने देंगे, और सोच का हिस्सा रहा है हमारी। यही कारण है कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग, संप्रदाय और विचारधाराएं यहाँ एक साथ शांतिपूर्वक रह पाई हैं। आज भी पूरे वर्ल्ड का नक्शा उठा के देख लेंगे, इतने ज्यादा धर्म संप्रदाय के लोग कहीं और किसी कंट्री में नहीं होंगे। अगर होंगे कहीं पर तो एक ही समुदाय एकदम पूरा भरा पड़ा होगा। हमारे भारत ऐसा नहीं कि यहाँ पर हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और वो भी एकदम शांतिपूर्वक रहते हैं। ओके, सिर्फ कुछ चंद लोगों को छोड़ करके जो आपस में लोगों को फूट डलवाना चाहते रहते हैं, समझ गए? बाकी सब शांति, सब चैन व मन चाहता है भाई, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है? पेट। पेट क्या है ना? पेट मतलब भूख। इंसान तो बेचारा परेशान है दिन भर, ये सोच में बेचारा घर से निकलता है कि आज 400-500 रुपया कमा करके आ जाना है, बाल बच्चों का पेट, है ना, भर देना है, खुद का भी कम से कम 2 टाइम मिल जाए कम से कम। इंसान तो बेचारा इसमें परेशान है कि कितना पैसा कमा ले कि घर हमारा चल जाए, ये महीना का खर्चा निकल जाए। उसके पास सोचने का टाइम है कि कौन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कर रहा है, वहां दंगा इधर दंगा? किसके पास इतना टाइम है? जो काम काज वाला इंसान है, क्या उसको इतना सोचने का टाइम है? आपके पास टाइम इतना सोचने का? बताइए, हमारे पास इतना टाइम है सोचने का इस सब चीज का? नहीं। तो बस लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो भाई। परेशान है अपने पेट के लिए हर कोई, यहाँ पर कमाने में सब कोई बिजी है, किसके पास इतना टाइम है दंगा फसाद करने का? तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में या तो पूरा ब्लैक मनी है, काला धन जमा पड़ा है, समझ गए? वही लोग काम कर सकते हैं। बाकी तो आम जनता परेशान है कमाने में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का इंसान हो, समझे? टॉलरेशन हैड लेड टू द सफरेंस ऑफ सिविल एंड इवन इंडिफरेंस टू द वैल्यूज ऑफ लाइफ। कभी कभी यही जो टॉलरेशन होता है क्या हो जाता है, यही जो सहिष्णुता होती है, जो बर्दाश्त करने की क्षमता होती है ना, कभी कभी जीवन के मूल्यों में थोड़ा सा कमी ला देता है। दिस हाउएवर, हालांकि ऐसा क्यों, इज एट वर्स्ट द डिफेक्ट ऑफ अ वर्च्यू। कभी कभी ये हमारे अंदर के सद्गुणों को भी ना खो देता है। सच टॉलरेशन इज परहैप्स प्रेफरेबल टू द फेनेटिक डिवोशन विच लीड्स टू द डेनियल एंड परसिक्यूशन ऑफ ऑल अदर वैल्यूज बट इट्स ऑन। और अगर आपको लगता है कि सहिष्णुता, है ना, बर्दाश्त करते करते हम अपने जीवन के मूल्यों को खो देते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा कि इंसान बर्दाश्त किए जा रहा है और अगला आदमी सताए जा रहा है ना? तो ज्यादा ज्यादा सहन करना भी सही नहीं होता है, ये भी बात कही गई है। ओके, तो ये जो इस तरह का जो टॉलरेशन है, सच टॉलरेशन, इस तरह का जो बर्दाश्त करने की क्षमता है, इस तरह की जो सहिष्णुता है, ये शायद प्रेफरेबल हो टू द फेनेटिक डिवोशन। कम से कम उससे तो बेहतर है ना,
अब कोई इंसान जो बहुत ज्यादा कट्टर हो गया, एकदम कट्टर हो चुका है, एकदम फैनेटिक डिवोशन है, जो हम कट्टर पंथी में बिलीव करता है, कम से कम उससे तो ज्यादा अच्छा हमारा सहिष्णुता है, उससे तो ज्यादा अच्छा हमारा कम से कम बर्दाश्त करने की क्षमता है, धैर्य होने रखने की क्षमता है, कम से कम कट्टर पंथी से तो ज्यादा अच्छा हमारा बर्दाश्त करने की क्षमता है। ओके, अब इस बात को देखिए यहाँ पर भाव के साथ समझाते हैं। कहते हैं कि सहिष्णुता, टॉलरेंस ने कभी कभी समाज में उदासीनता और जीवन के मूल्यों के प्रति बेरुखी को जन्म दिया है। कभी कभी इससे थोड़ा सा नेगेटिव फील हो जाता है ज्यादा बर्दाश्त करते करते। हालांकि यह अधिक से अधिक किसी गुण की एक कमजोरी ही कही जा सकती है। मतलब हमारे पास ढेर सारे गुण हैं और उसमें एक हमारे पास गुण क्या है, बर्दाश्त करने का, तो वो एक छोटा सा कमजोरी मान सकते हैं। कोई कब, जब इंसान आप ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं और अगला आदमी समझ ही नहीं पा रहा है ना। आप एक गाल मारा है ना, एक गाल पे मारा तो आपने दूसरा गाल आगे कर दिया, उसने दूसरा पे भी मार दिया, फिर मुंडी हिलाए तो ऊपर से 3-4 चपत लगा दिया इस पे भी, तो लो अब इसको क्या कहिएगा। तो कभी कभी एक कमजोरी टाइप का दिखता है। ओके, तो ये हमारे अंदर जो सद्गुण होता है, ये हमारे अंदर जो वर्च्यू होता है, ये हमारे अंदर जो गुण होता है ना, जो सद्गुण होता है, उसी का एक कमजोरी कह सकते हैं। ढेर सारे हमारे अंदर जो सद्गुण है उसमें एक कमजोरी कह सकते हैं। ऐसी सहिष्णुता, सच टॉलरेशन उस कट्टर भक्ति से कहीं लेकिन बेहतर है कि बस ये मन में मान लेना कि नहीं हमारा ही धर्म सबसे अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है। तो ये तो भाई कट्टरपंथी यहाँ पर वाली बात हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना। तो कम से कम उस कट्टरपंथी से तो कम से कम ये वाला सोच हमारा ज्यादा अच्छा बेहतर है, जो केवल अपने मूल्यों को ही सही मानते हुए दूसरों के मूल्यों को नकारती है और उनका शोषण करती है, दमन करती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हमारा ही धर्म सबसे ज्यादा अच्छा है, तो आप सुन रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है आपका धर्म अच्छा है, ठीक है हम भी मानते हैं आपका धर्म अच्छा है, तो आपने बर्दाश्त कर लिया सुन करके। फिर हमने कहा नहीं मानो तुम कि हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, तुमको मानना पड़ेगा। तो कभी कभी ये बात का कमजोरी नहीं हो जाएगा ज्यादा बर्दाश्त करना। तो वही सोचिए कि अगले आदमी के पास ढेर सारा गुण है, उसमें एक छोटा सा कमजोरी हो गया ये, लेकिन कम से कम उससे तो बेहतर है भाई जो इंसान कट्टरपंथी है। हाँ, कट्टरपंथी वाली सोच से तो ज्यादा अच्छा ये है सहिष्णुता कि चलो भाई कम से कम बर्दाश्त ही कर सकते हैं ना, चलो ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे इसको हम। अब अगला आदमी गलत है तो इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। तो कट्टरपंथी मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक ही चीज को ज्यादा, देखिए क्या बोला कि अपने मूल्यों को ही सही मानना कि हमारा ही सब कुछ बढ़िया है, तुम्हारा बेकार है, दूसरों के मूल्यों को नकारती है। तो वैसे धर्म, वैसे मजहब जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारा ही धर्म सबसे ज्यादा अच्छा है और तुम्हारा धर्म बेकार है, तो ये नहीं कहना चाहिए। हमारा भारत की सभ्यता वैसी नहीं रही है शुरू से, है ना। भारत ने भाई एक साथ सब लोगों को समेट करके रखा है, तो उस हिसाब से हमारा तो यही कहना बनता है कि भाई सारे धर्म के लोग यहाँ पर समान हैं, सब जिए, सब खुशी के साथ एक दूसरे का मदद करते रहे, बस यही कह सकते हैं ना। तो कम से कम ये जो कट्टरपंथी वाली सोच है जो बाकी लोगों का दमन करती है, शोषण करती है, खाली अपने मूल्यों को सही बताती है, बाकी दूसरे को वैल्यू नहीं देती है, तो फिर ये सही नहीं है। इससे तो अच्छा भाई बर्दाश्त करना ठीक है फिर तो, है ना। पिछले क्लास का बच्चे जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, अगर नहीं हुआ है तो वैसे सोच जो सर्वोच्च मानती है और दूसरे के विचारों या मूल्यों को पूरी तरह स्वीकार कर देती है, यहां तक कि उनका दमन भी करती है, प्रोसिक्यूशन करती है, शोषण करती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि थोड़ी सी कमजोरी के बावजूद सहिष्णुता मानव समाज के लिए अधिक ज्यादा उपयोगी है। कहीं कहीं पर कमजोरी दिखता है, बट बहुत जगह पर तो भाई ये टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ाता है ना। क्योंकि जहां जहां पर सहनशीलता है, जहां जहां पर बर्दाश्त करने की क्षमता है, वहां देखिएगा शांति है। मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है, 5 भाई हैं यहाँ पर, ठीक है, या मान लीजिए एक ऑफिस में 5 जन काम कर रहे हैं और 5 लोगों में इस दोनों में क्या हो गया, एक बंदे ने क्या किया, घर से लड़ाई झगड़ा करके आया होगा, गुस्सा में इसको खूब सुना दिया, ठीक है, ये बंदा समझ गया ना, गुस्सा में खूब सुना दिया इसको। अब ये बेचारा मान लिया अगर इसके पास वो टॉलरेंस पावर अगर नहीं होता, अगर ये चुप ना होकर के बल्कि ये भी अगर कॉलर धर ले इसका और ये फिर इसका कॉलर धर ले, तो क्या होगा, क्या ये संस्थान चल पाएगा, क्या ये संस्थान चल पाएगा। फिर आपस में सब भिड़ जाएंगे, इसको देखा देगी तीनों भिड़ जाएगा, आ रहे हैं पीछे से हम भी, तो ये जो पीछे से आने वाला कि हम भी पीछे से आ रहे हैं तुम वहीं रुको, ये क्या है, क्या ये सहनशीलता है, नहीं, है ना। तो ये जो सहनशीलता है इसी के, है ना, इसी के दम पर शांति भी होता है। अगर ये बंदा बर्दाश्त कर लिया, तो क्या हो जाएगा, बाद में सॉरी बोल सकता है ये कि नहीं भाई साहब हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना। सामंजस्य और विविधता को टिकाए रखते हो सकता है यहाँ पे अलग धर्म के लोग रहते हो, अलग अलग धर्म के लोग इस ऑफिस में काम करते हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जहां पर सहनशीलता है वहां पर शांति है ना। अब मान लीजिए कि बंदा इसको डेली तंग कर रहा है, डेली बोल रहा है, डेली चिल्ला रहा है इसके ऊपर, तो भाई इसका कमजोरी भी हो गया ये कि भाई ज्यादा बर्दाश्त कर गया ये, इसको इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। तो इसका इतने सारे गुण के बावजूद ये क्या दिखता है, थोड़ा सा कमजोरी दिखता है ना। लेकिन हालांकि इसको पूरी कमजोरी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये बंदा चुप हो गया तो हो सकता है 3 दिन बाद ये जो बंदा है यहाँ पर ये शांत हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना, है कि नहीं है। तो जहां जहां पर सहनशीलता है, टॉलरेंस है, वहां शांति देखने को मिलती है। सामंजस्य, आपस में एक दूसरे का हेल्प करना, इसी को बोलते हैं सामंजस्य स्थापित करना, एक दूसरे की मदद करना। और इतने तरह के लोग यहां रहते हैं और सब में ये जो शांति बनाए हुए है, यही सहनशीलता का प्रमाण है। यही क्या है, सहनशीलता का प्रमाण है ये।
ठीक है, तो कोशिश करना है जीवन में कि टॉलरेंस को अपने से अलग होने नहीं देना है, लेकिन टॉलरेंस को कमजोरी नहीं मान लेना है किसी का कि हाँ ये बंदा बहुत बर्दाश्त करता है, इसको बोल चलो, जितना बोलना है बोलो, वैसे नहीं कहना चाहिए। वैसा आदमी पता है क्या होता है, सुनते 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 एक दिन ऐसा उखड़ेगा ना कि सोचिए फिर उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये हमारे भारत की पहचान है, टॉलरेंस। शुरू से ही हमने बहुत लोगों को बर्दाश्त किया, यहाँ पर बहुतों को यहाँ बर्दाश्त किया। सोचिए, Throughout the changes of Indian history, we therefore find a spirit of underlying unity, है ना। अपने भारतीय इतिहास के इतने सारे बदलाव में हमने देखा, क्या देखा कि एकता जो है ना हमेशा टिकी रही है, एकता हमेशा टिकी रही है। Which informs the diverse expression of its life, जिसने इस एकता में बहुत ही अलग अलग तरह के विचार देखने को मिले। But the unity was never a dead uniformity, a living unity never is. Okay, मतलब हमारा जो एकता है, हमारी जो एकता है ना, कभी इस बात पर टिकी नहीं रही है कि हमेशा हमेशा एक जैसी रही है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रही हमेशा, मतलब वो ओके, मतलब एक डेड यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, वो मिट गया है, वैसा नहीं है। एक जो लिविंग यूनिटी है, जो एक जीवंत यूनिटी होती है, वो हमेशा से रही है। ओके, भारतीय इतिहास में हुए सभी परिवर्तन के दौरान हम एक ऐसी गहराई से जुड़ी हुई एकता की भावना पाते हैं जो जीवन की विविध अभिव्यक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब हर लाइफ स्पेयर ऑफ लाइफ पे हमको दिखाई देता है। लेकिन यह एकता कभी भी मृत या एक जैसी नहीं रही है, क्योंकि जीवित एकता कभी भी नीरस या यांत्रिक नहीं होती है, बल्कि इसमें बदलाव हमेशा देखने को मिलता है। मतलब टाइम टू टाइम हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो एकता है, वो डायनेमिक होती है, बदलाव उसमें हमेशा होते रहता है। इस अनुच्छेद का भाव यह है कि भारत के इतिहास में चाहे जितने भी परिवर्तन हुए हों, अभी तक इतिहास में चीजें चाहे कितनी भी बदल गई हों, उसमें एक गहरी एकता की भावना हमेशा मौजूद रही है। चाहे इतिहास कभी आप 500 साल पहले का ले लीजिए, 1000 साल पहले का, चाहे 5000 साल पहले का ले लीजिए, जो एकता जिस भावना से रही है हमेशा मौजूद रही है। यह एकता भारत के जीवन के अलग अलग रूपों, जैसे कि धर्म को लेकर के बात हो, इसमें भी एकता देखने को मिलती है। ओके, अब जैसी एकता धर्म में है वैसी एकता भाषा में तो नहीं हो सकती है ना। जैसी एकता भाषा में वैसी एकता रीति रिवाज में, तो भाई अलग अलग सब यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीयर्स हैं, यहाँ पे अलग अलग पहलू हैं, और सब में लेकिन एकता दिखाई देती ही देती है। भले ही एकता का मतलब यहाँ पर अलग अलग हो, लेकिन सब में अंडरलाइंग यूनिटी है। रीति रिवाज की बात करें, चाहे भाषा की, संस्कृति, धर्म की बात करें, इन सब को मिला के हमारा बनता है संस्कृति। इन सब को मिलाते हमारा क्या बनता है, कल्चर बनता है, संस्कृति बनता है। और पूरे कल्चर किसके ऊपर टिका हुआ है, ये जो कल्चर पूरा टिका हुआ किस पे है, तो वो यूनिटी पर टिका हुआ है। तो इस यूनिटी के अंदर में क्या क्या आ गया, धर्म आ गया, संस्कृति आ गया, भाषा, रीति रिवाज में सब के सब आ गए, में भी दिखती है ये। ओके, जीवन के अलग अलग रूपों में, जैसे धर्म, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, इन सब में एकता एकदम जीवंत रूप से दिखती है, मतलब आज भी विद्यमान है ये। ओके, परंतु यह एकता कभी भी मृत एक रूपता नहीं रही, यानी ऐसी नहीं रही है जो सबको एक जैसे रंग ढंग में ढाल दे, बल्कि यह सजीव एकता रही है। समझ गए, जिसमें विविधता के साथ सामंजस्य बना रहता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा भारत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। एकता का मतलब ये नहीं हुआ, एकता का मतलब ये नहीं हुआ यहां पर कि भाई साहब ये कह दे, मान ली हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये क्रिश्चियन है, ठीक है। ये नहीं कह दे कि कोई हिंदू भाई कह दे कि नहीं देखो भाई, जैसे हम पर्व त्योहार मनाते हैं ना, तुमको भी वैसी मनाना है, क्योंकि हम लोग तो एक ही ना आखिर हैं, हम लोग तो एक ही हैं। अब ये सिख यहाँ पर कह दे कि इन दोनों से कि देखो भाई, जैसे हम पर्व मनाते हैं ना, वैसे हमारा ही पर्व मनाओ, अपना पर्व तुम छोड़ दो, क्योंकि हम सब एक ही ना हैं, हमारे अंदर एकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर एकता का रूप आपको अलग अलग दिखाई देता है। क्रिश्चियन लोग अलग पर्व मनाते हैं, सिख लोग अलग पर्व मनाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग अलग पर्व मनाते हैं, हिंदू समुदाय के लोग अलग पर्व मनाते हैं, लेकिन क्या एक दूसरे के पर्व को खराब कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो ये एकता का मतलब ये हो गया कि भाई इसमें विभिन्नताएं हैं, लेकिन ये जीवंत हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पे एकता थोपने का काम कर रहे हैं, ये ऐसी बात यहां नहीं है। यानी ऐसी नहीं रही है जो सबको एक जैसे रंग ढंग में ढाल दे कि भाई तुम हमारे रंग ढंग में ढल जाओ, है ना, ऐसा नहीं है, हम थोप नहीं सकते हैं किसी पर। ओके, बल्कि यह सजीव एकता रही है, ये लिविंग यूनिटी है, जिसमें विविधता के साथ, जिसमें अलग अलग प्रकार के धर्म समुदाय हैं, और इसमें हमने क्या किया है, रीएडजस्टमेंट बना रखा है कि ठीक है, जब आपका पर्व आएगा, ईद आएगा, तो हम आएंगे गला मिलने आपसे, हमारा जब दीपावली होगा तो आइएगा भाई मिलकर के मिठाई खाएंगे, है ना, आपका पर्व आएगा, ठीक है, ईस्टर डे आएगा, तो हम भी आपके साथ चलेंगे आपके घर में मिठाई खाने के लिए। ये सोच है भाई भारत का, ये नहीं कि हम जो पर्व मना रहे हैं तुमको भी वही मनाना, ऐसा नहीं है मेरे भाई। हमारा भारत ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे भारत में क्या है, एक सजीव एकता रही है, जो विविधता के बावजूद भी हम आपस में रीएडजस्टमेंट बना के रखे हुए हैं। तो सोच ऐसी ना होनी चाहिए, तब ना हम सबको वैल्यू दे पाएंगे। नहीं तो फिर हमारे अंदर भी वही कट्टरपंथी आ जाएगा, फिर हम भी वैसे फेनेटिक हो जाएंगे, कट्टरपंथी हो जाएगा हमारे अंदर में, है ना, कि नहीं हमारा, हम जो चीज बोल रहे हैं बस वही तुमको मानना है, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं यूनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी। इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नाता है भाई। यूनिटी का मतलब हो गया एकता, और यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या हो गया, सार्वभौमिकता। क्या हो गया, सार्वभौमिकता।
मतलब पूरे ब्रह्मांड में एकता अगर है तो सब जगह दिखनी चाहिए, एकता अगर है ना तो सब चीजों में दिखनी चाहिए। तो यूनिटी एंड यूनिवर्सल है ना, उसके आगे लिखा है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सल का मतलब पूरे ब्रह्मांड की बात है ना, पूरे विश्व की बात कह दिया। तो यूनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर, ये किसी भी संस्कृति के ये दो हिस्से हैं और हर संस्कृति में ये दोनों चीजें दिखनी चाहिए, चाहे संस्कृति कहीं की भी हो। ओके उसमें एकता और सार्वभौमिकता दोनों चीजें दिखनी चाहिए। एंड दैट इज ट्रू एंड वाइटल, और ये सच है और ये एकदम जीवंत है। ये दो चीजें हर संस्कृति में दिखती ही दिखती है। नाउ कल्चर के बारे में देखिए, पढ़ते हैं। कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट। कल्चर क्या, संस्कृति क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, एक सोच है ना, विच कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटरली डिफाइंड, जिसको आप एक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई पूछे कि संस्कृति का मतलब क्या है तो क्या कहिएगा? कि हम होली मनाते हैं तो हमारा संस्कृति है, कहिएगा भारतीय संस्कृति कैसी, तो क्या कहिएगा? कि हम यहाँ होली मनाते हैं हमारी यही संस्कृति है? नहीं, संस्कृति को आप यूनिटरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको आप एक रूपता में आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वर्णन नहीं कर सकते हैं। कल्चर का मतलब, संस्कृति का मतलब उसमें पर्व त्योहार, धर्म, समुदाय, बोली, भाषा, रूप रंग, रहन सहन, इसमें सारी चीजें आती हैं, तब उससे संस्कृति को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, यहां देखिए, देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन बी रिगार्डेड एज द एसेंस और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कल्चर। बचपन में हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, ठीक है ना, और हम आपस में जो फ्रेंड्स थे ना, बचपन की बात है ये, बचपन में हमारे जो, अभी तो हमारे लाइफ में कोई ऐसा कोई फ्रेंड है भी नहीं, ओके, चाहे वो किसी समुदाय का नहीं है। बचपन में हमारे कुछ फ्रेंड थे, इसमें कुछ पक्के वाले फ्रेंड थे एकदम। हमारे फ्रेंड का नाम हामिद था, हामिद, एक हमारा बचपन का फ्रेंड था हामिद, और बहुत हमारी गहरी दोस्ती थी साथ में, हम लोग साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ तक कि इवन रात को भी उसके घर पे हम रुकते थे, साथ में खाना भी खाते थे। ओके, और यहाँ तक कि हमारे बचपन में बहुत सारा जो साथी था वो सब मुस्लिम समुदाय के थे, और उनके घर पे रहना सर हमारा सब हो जाता था। कभी आज तक एहसास नहीं हुआ हमारे दोस्ती बीच में, कभी ये धर्म, ये मजहब कभी आज तक बीच में आया ही नहीं था, कभी कभी नहीं। हमारे घर पे उसका रहना, उसके घर पे हमारा रहना, कभी आज तक मन में कभी ख्याल नहीं आया कि हाँ कि ये मुस्लिम है हम हिंदू हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी दोस्ती में। दोस्ती वही चीज होती है जहां पर इंसान मजहब नहीं देखता है, जहां इंसान मन को देखता है। ओके, तो दोस्ती मन की चीज है, मजहब की चीज नहीं है दोस्ती। दोस्ती को मजहब ने जैसा देखिएगा कभी नहीं कर पाइएगा, आप कभी इंसान को नहीं पहचान पाइएगा अगर मजहब का चश्मा पहन के देखिएगा तो। ओके, तो और हमें मजा भी बहुत अच्छा आता था, हमारा हमें उसका साथ अच्छा लगता था, उसका हमारा साथ अच्छा लगता था, समझे ना। ऐसे बहुत सारे दोस्त हमारे बचपन में थे जो कि हमारे मतलब हमारे कौम से थे, अलग कौम से थे, लेकिन फिर भी दोस्ती बहुत तगड़ी थी हमारी। ईद के मौका पर उसके घर पे जाते थे, हमारे होली के मौके पर वो आता था, वो समझ गए, दीपावली में साथ में पटाखे छोड़ते थे, ऐसा होता था हमारे साथ में। तो ये अगर आप किसी भी, देखिए कोई सबसे पहले इंसान है, सबसे पहले वो इंसान है, और इंसानियत होने के नाते अगर आप उसको भाई मजहब का, धर्म का नाम अगर दीजिएगा, फिर आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाइएगा, किसी से नहीं कर पाइएगा दोस्ती फिर आप। ओके, विच कैन नॉट बी सिंपली और यूनिटरली डिफाइंड। तो संस्कृति को हम एक नजर में कभी डिफाइन नहीं कर सकते, एक तरीके से नहीं कह सकते हैं। देयर इज नो सिंगल कैरेक्टर और मार्क विच कैन बी रिगार्डेड एज द सेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कल्चर, है ना। कल्चर का क्या दिखता है? कल्चर का फीचर कभी एक जैसा नहीं दिखाई देगा। कल्चर की ही खासियत यही उसका फीचर है, यही इसका फीचर, इसकी खासियत है कि ये इसकी जो एसेंस है, इसकी जो धारणा है ना, इसको समझा जाता है क्या? नो सिंगल कैरेक्टर, इसका कोई एक सिंगल कैरेक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जिनमें धर्म, समुदाय, जाति, उसमें आपका जीवन शैली, ठीक है, इसमें सारी चीजें आती हैं। इट इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स, ये यूनिटरली नहीं है, ये हमेशा से कॉम्प्लेक्स रही है, मतलब मिली जुली रही है। ये इसमें मिलावट दिखता है, किन किन चीजों का मिलावट दिखता है? तो बहुत सारे स्ट्रेंड्स का, बहुत सारी विविधताओं का, वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वाइटलिटी। ओके, इसमें जीवन के अलग अलग रूप इसमें मिक्स होते हैं, मिलावट होते हैं। जैसे कि एक सच्ची और जीवन संस्कृति में एकता और सार्वभौमिकता का होना आवश्यक है। संस्कृति एक ऐसा विचार है जिसे सरलता से या केवल एक ही तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। कोई एक गुण या चिन्ह ऐसा नहीं है जिसे संस्कृति का सार या उसकी विशेष पहचान माना जा सके, मतलब एक तरीके से इसका कोई चिन्ह पहचान नहीं है। संस्कृति हमेशा कई तत्वों, ढेर सारे एलिमेंट्स को और परतों का एक जटिल समूह होती है, मतलब मिक्स होती है, जिनकी महत्ता, जिनका इंपॉर्टेंस और उनका जीवंतता अलग अलग होता है। उसमें इस अनुच्छेद का भाव यह है कि जो संस्कृति वास्तव में सजीव और सच्ची होती है उसमें एकता और सर्वव्यापकता, मतलब यूनिवर्सैलिटी का गुण अवश्य होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृति को एक ऐसी साधारण या एक रूपी यूनिटरली विचार नहीं है जिसे एक वाक्य या एक विशेषता से परिभाषित किया जा सकता है। इसमें एक विशेषता नहीं होती है, बहुत सारी विशेषता होती है। संस्कृति का कोई एक ही अस्थायी या केंद्रीय गुण नहीं होता है जिसे हम उसका मूल कह सकें, बल्कि यह कई विविध और परस्पर जुड़े हुए तत्वों का मिश्रण होती है। जैसे भाषा, संस्कृति का मतलब सिर्फ पर्व त्योहार नहीं, या सिर्फ भाषा नहीं, सिर्फ जीवन शैली नहीं, समझ गए ना, सिर्फ धर्म नहीं, ऐसा नहीं, जिसमें भाषा भी हो,
संस्कृति का मतलब जिसमें भाषा, परंपरा, धर्म, कला, विचारधारा, सोच आदि बहुत सारी चीजें, जीवन जीने का है ना एक शैली, एक स्टाइल, ये सब संस्कृति में आता है। जैसे हमारे भारत में बिहारी लोग अलग स्टाइल में रहते हैं, अलग तरीके से जीवन को जीते हैं, है ना। बंगाली लोग अलग तरह से जीवन को जीते हैं, मराठी लोग अलग तरह से जीवन जीते हैं, केरला वाले लोग है ना, आंध्र प्रदेश के लोग अलग से अलग जीवन जीने का शैली उनके पास होता है ना। वहां भी धर्म भी अलग अलग वहां पर है, लेकिन फिर भी इन सबको अगर हम बांध दें अगर एक धागा में ना, तो ये निकल के आता है संस्कृति। और इस संस्कृति को कौन बांधे हुए है, वो धागा का नाम क्या है, तो वो धागा है यूनिटी, वो धागा क्या है, एकता है वो। ओके, इसीलिए कहते हैं जिनकी अलग अलग समयों और स्थानों पर अलग अलग महत्ता होती है, इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए कहा गया है संस्कृति को समझने के लिए, अगर किसी जगह की संस्कृति को समझना है तो उसके लिए उसकी विविधताओं, उसके अंदर में किन किन चीजों का मिक्सअप है और जटिलताओं को पहचानना और स्वीकार करना आवश्यक है। इसको एक तरीके से डिफाइन कभी भी किया नहीं जा सकता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, देखिए दो वर्ड यहां पर आया है, एक आया है संस्कृति और दूसरी आई है सभ्यता। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं बच्चे। सभ्यता और संस्कृति दो अलग चीजें हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं। अगर हम कोशिश करें, अटेम्प्ट मतलब ट्राई, अगर हम कोशिश करें डिफरेंशिएट करने का मतलब अंतर बताने का, किसके बीच में, संस्कृति और सभ्यता, इसका मतलब क्या होगा, दोनों अलग चीजें हैं, तभी तो अंतर बताएंगे। ऑफ लाइफ, जीवन के, सभ्यता और संस्कृति का अगर हम डिफरेंशिएट करें, अंतर बताएं, विच मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल, जिसके है ना, जिसके तर्ज पे कहें तो एक समाज संभव हो पाता है। अगर कहीं पर अगर आप समाज की कल्पना कर रहे हैं तो समाज के अंदर सभ्यता और संस्कृति दोनों आता है। सभ्यता और संस्कृति मिलकर ही हमारा समाज बनता है, एक सोसाइटी का निर्माण होता है। ओके, culture on the other hand is the resultant of such organization and expresses itself through language and art, through philosophy and religion, through social habits and customs and through political institutions and economic organization। अगर हम कहें कि सभ्यता, तो सभ्यता क्या करती है, सभ्यता समाज को बनाती है, और संस्कृति क्या करती है, उसके रूप रंग को संवारती है। जैसे मान लीजिए सभ्यता ने क्या किया, सभ्यता ने एक समाज का निर्माण किया। सभ्यता मान लीजिए एक इंसान के जैसा जिसने उसको बनाया, तो सभ्यता ने समाज बनाया, लेकिन उस समाज को कैसे चलाना है, समाज को कितना सुंदर बनाना है, किन किन चीजों से, जैसे यहां पर सूट बूट पहना दिए, है ना, यहां देखिए बाल का थोड़ा स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिए, हाथ में घड़ी पहना दिए, है ना, थोड़ा सोना चांदी लटका दिए इसमें, ठीक है, थोड़ा जींस पैंट पहना, बढ़िया कोट पैंट पहना दिए, यहां पर एक अच्छा सा बैग लटका दिए। अब ये देखिए बंदा देखने में कितना सुंदर लगेगा, लगेगा ना। तो वैसे समझिए कि सभ्यता समाज को बस बनाती है, लेकिन समाज को सही ढंग से चलाने का काम कौन करती है, तो वो संस्कृति है। क्योंकि समाज में आपको विविधताओं का एक सार दिखाई देगा, जिसमें क्या क्या चीजें आएंगी। देखिए दूसरी तरफ संस्कृति क्या करती है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करती है ना, जिसके थ्रू उसमें भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, कला उसमें दिखता है, उसमें दर्शन शास्त्र दिखता है, मतलब जीवन जीने का ढंग दिखता है, ठीक है, उसमें धर्म समुदाय के लोग दिखते हैं, ठीक है, इसमें सामाजिक जो कस्टम है, जो हैबिट है, मतलब जो प्रथा है, वो देखने को मिलता है ना, हैबिट्स कहें चाहे कस्टम्स कहें, एंड थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और राजनैतिक है ना संस्थान वो दिखते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, पैसों का जो लेन देन होता है वो दिखता है। ये सब तरह की चीजों को मिलाएंगे तब जाकर के समाज सुंदर दिखाई देगा। समाज बोलने का मतलब ही है जिसमें सभ्यता और संस्कृति दोनों का मेल हो, ठीक है। देखिए किसी राज्य में जाते हैं तो वहां पर दूसरे राज्य वालों को थोड़ा सा क्या करता है, तंग करता है। तो सब नहीं करते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सभ्यता को, इस संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। अब वैसे लोगों का क्या ही कहा जाए, समझ गए। तो उनके साथ वही वाला बात होता है, नहीं होता है। गांव में एक पुरानी कहावत है, सुने होंगे कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं। तो उस टाइम पे टॉलरेशन को साइड करेंगे, और अगर कहे कोई ना कि हमारे राज्य में आए हो तो यही बोलना पड़ेगा, जैसे आजकल चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, सुने ना, कितने बार क्लास में चर्चा किए हैं, आजकल यही चल रहा है कि यहाँ महाराष्ट्र में आए हो तो मराठी बोलना पड़ेगा। तो जब आपके साथ कोई ऐसा करे तो कुछ नहीं करना है, बस उसको वैल्यू ही नहीं देना है और कहना है, समझ गए, कि जैसे हम है ना वैसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, बस इतना ही कहना है, समझ गए। और भाषा अगर थोपने लगे तो बस फिर आगे क्या करना है आपको, इशारा में ही काफी है। हाँ यहां देखिए कहते हैं यदि हम संस्कृति और सभ्यता में अंतर करने का प्रयास करें तो सभ्यता जीवन के उस संगठन को कहते हैं जो एक सभ्य समाज का को संभव बनाती है। इसके विपरीत संस्कृति उस संगठन का परिणाम होती है, संस्कृति उस संगठन का परिणाम होती है जो यह स्वयं को भाषा, कला के माध्यम से, दर्शन और धर्म के द्वारा, सामाजिक आदतों, परंपराओं से तथा राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक व्यवस्थाओं के जरिए अभिव्यक्त करती है।
इस अनुच्छेद में संस्कृति और सभ्यता के बीच में अंतर को स्पष्ट किया गया है। सभ्यता वह बुनियादी ढांचा है, सभ्यता क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता वह बुनियादी ढांचा है जिस ढांचे पर समाज खड़ा है। समझिए वो रीढ़ का हड्डी है, समझ रहे हैं, वो रीढ़ का हड्डी है जिसपे हमारा बॉडी खड़ा है। अब इस बॉडी को और जितना ज्यादा सुंदर बनाना है तो आपको उसके अंदर में भाई उसको सजाना पड़ेगा। तो ये क्या है, सभ्यता वह बुनियादी ढांचा है, जीवन की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है जो समाज को सुचारू रूप से चलने योग्य बनाती है, जैसे सड़कें, कानून, संस्थाएं, तकनीकी प्रगति, ये सब है ना, ये सब चीजें क्या है, सभ्यता में आती हैं। वही संस्कृति उस व्यवस्था का सृजनात्मक और बौद्धिक परिणाम होती है। यह इस बात को दर्शाती है कि लोग कैसे सोचते हैं। संस्कृति का मतलब वहां के लोग की सोच कैसी है, वहां के लोग बोलते क्या हैं, कौन सी भाषा का यूज करते हैं, जीवन जीने का स्टाइल क्या है, कैसे जीते वहां के लोग जीवन को, क्या मानते हैं, है ना, क्या रीतियां और विश्वास रखते हैं वे लोग, ये सब को मिलाएंगे तब जाके संस्कृति बन जाएगा। संस्कृति का रूप भाषा, कला, धर्म, दर्शन, सामाजिक व्यवहार, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे अनेक माध्यमों से प्रकट होता है। कोई आपसे कहे कि संस्कृति में क्या क्या आता है तो कह सकते हैं भाषा, कला, धर्म, दर्शन, सामाजिक व्यवहार, राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे अनेक माध्यम आते हैं। संक्षेप में कहें तो सभ्यता जीवन जीने का ढंग सिखाती है, सभ्यता जीने का ढंग सिखाती है, जबकि संस्कृति जीवन को अर्थ देती है ना। ये जीवन जीना का ढंग सिखाती है और जीवन का संस्कृति क्या करती है, जीवन को एक मीनिंगफुल बनाती है, उसका अर्थ देती है कि हाँ कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं। ठीक है, गद्यांश भी आता है। गद्यांश तो मतलब क्या, गद खंड से क्वेश्चन ना, कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक पैराग्राफ लिखता है, उसमें से कहता है कि क्वेश्चन को है ना इसमें से आंसर दे करके दीजिए, समझ गए। आगे कहते हैं देखिए, नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर बट कलेक्टिवली दे कंस्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ विच वी डिस्क्राइब एज कल्चर। अभी आपने जितने चीजों को देखा, आप इनमें से कोई एक, अगर कोई कहे ना कि भाषा संस्कृति है तो गलत कहना होगा, कोई कहे कि धर्म संस्कृति है तो गलत कहना होगा। वही बात देखिए यहां पर ऐसे कह रहे हैं नॉट वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक संस्कृति का हिस्सा, कोई संस्कृति नहीं हो सकती है, वो संस्कृति का हिस्सा हो सकती है। उनमें से कोई एक संस्कृति नहीं हो सकती है, उसको अगर हम अलग अलग कर देना, धर्म को अलग है ना, बोली भाषा को अलग, तो वो संस्कृति नहीं कहला पाएगी फिर। ओके, तो उनमें से किसी को अगर हम सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो संस्कृति नहीं है। बट कलेक्टिवली उन सब को समूह बना करके जब बोलेंगे ना, एक में जोड़ करके बोलेंगे, तो दे कॉन्स्टिट्यूट, वे निर्माण करेंगे किसका, उस भावना का, जीवन के उस भावना का विच वी डिस्क्राइब एज कल्चर, जिसको हम लोग संस्कृति का रूप मानते हैं। तो सबको मिलाएंगे तब संस्कृति कहलाएगा, किसी एक को हम संस्कृति नहीं कह सकते हैं। ओके, कहते हैं कि इनमें से कोई एक भी तत्व अकेले संस्कृति नहीं कहलाता है, लेकिन जब ये सभी मिलकर जीवन की अभिव्यक्ति करते हैं ना, बताते हैं जीवन को, तो हम उसे संस्कृति कहते हैं। भावार्थ, इस वाक्य का भाव यह है कि भाषा, कला, धर्म, दर्शन, सामाजिक परंपराएं, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं, इनमें से कोई एक चीज अकेले संस्कृति नहीं बनाती है, लेकिन जब ये सभी तत्व मिलकर किसी समाज के जीवन के तरीके, सोच, भावनाएं और मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब उस सामूहिक रूप को, पूरे को मिला करके उसको संस्कृति कहा जाता है। यानी संस्कृति एक समग्र अनुभव है, पूरे को मिला करके जो अनुभव मिलता है ना, उसको संस्कृति कहते हैं, जो समाज के अलग अलग पहलुओं का संतुलित और एक मिक्सचर है, ना कि किसी एक चीज का नाम है। कोई कह दे कि धर्म संस्कृति है, नहीं, लैंग्वेज संस्कृति है, नहीं, तो जिसके अंदर में सब कुछ आएगा तब जाके संस्कृति कहेंगे। ठीक है, कहते हैं कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर क्या है, कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब समझिएगा कि सब सिविलाइजेशन है ना, सिविलाइजेशन अगर पौधा है, सिविलाइजेशन अगर पौधा है तो उससे खिलने वाला जो फूल है, उससे उसमें जो खिलने वाला फूल है वही फूल संस्कृति है। क्योंकि कोई पौधा तब तक सुंदर नहीं दिखेगा जब तक उसमें फूल नहीं खिलेगा। तो समझिए कि सभ्यता एक समाज हो गया है ना, जिसमें सड़क है, बिल्डिंग है, ठीक है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन मान लीजिए वहां इंसानियत नहीं है, मान लीजिए वहां पर कोई भाषा ही समझ में आ रहा है, मान लीजिए वहां पर कोई धर्म नहीं है, तो कैसे संस्कृति कहलाएगा वो, है ना। तो वही समझिए कि जब कोई पौधा को अगर सुंदर दिखना है तो उसके अंदर में फूल होना जरूरी है। तो वही कहता है कि संस्कृति वो खिला हुआ फूल है, किसका, इस सभ्यता रूपी पौधे का, ये सभ्यता रूपी पौधे का ये खिला हुआ फूल है। सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। सभ्यता क्या है, सभ्यता फिर क्या है, तो सभ्यता एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है, किसका, ऑफ सोसाइटी, एक ढांचा है, समाज का एक ढांचा है जो निर्माण करता है उस कंडीशन को, इससे हमारा कल्चर बनता है। क्या बनता है, उससे हमारा कल्चर बनता है, संस्कृति बनता है। देयर कैन देयरफॉर, इसीलिए कहते हैं कि देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन। जहां पर सभ्यता ही नहीं है वहां पर संस्कृति पर कैसे पनपेगी। मतलब वही बात हो गई है ना, कि जहां अगर आपसे पूछा है कि फूल कहां पर देखे हैं जी, अगर पूछिएगा किसी से कि फूल देखे हो, कहेगा हाँ देखे हैं, कहेगा कहां पर देखे हो, तो क्या बोलेगा, कहेगा
पागल सवाल कर रहा है, फूल कहाँ दिखाई देगा? पौधा में दिखाई देगा, पेड़ पर दिखाई देगा, और कहाँ दिखाई देगा? तो वही बात बच्चे समझिए। कहते हैं कि देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन, बिना सभ्यता का संस्कृति हो ही नहीं सकता है। समझ गए? बिना सभ्यता के संस्कृति का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब जो समाज सभ्य नहीं है, जो एक दूसरे को समझ नहीं सकता है, वो संस्कृति नाम की चीज कैसे आएगी? है ना? जहां पर मान लीजिए अगर कोई पौधा है तब ना कोई फूल खिलेगा, है ना? समझ रहे ना कि बिना पौधा का फूल कहां आएगा? फूल को कभी देखें हवा में लटका हुआ, फूल को कभी देखें दीवार पर खिला हुआ? अगर खिलेगा तो पौधा में नहीं खिलेगा। अब चाहे पौधा कहीं पर लगा हो, दीवार पर लगा हो, चाहे जंगल में, चाहे बगीचा, कहीं पर भी लगा हो। बात समझे? तो संस्कृति क्या बोला? तब तक पॉसिबल नहीं जब तक कि सभ्यता ना बन जाए। तो बिना सभ्यता के संस्कृति नहीं हो सकती है। बट लेकिन देयर में भी सिविलाइजेशन, लेकिन सभ्यता बिना संस्कृति का भी हो सकती है ना? देयर में भी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर कल्चर, लेकिन ऐसी बहुत सारी सभ्यता को देखा गया है जिनके अंदर में संस्कृति नहीं देखी गई है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जो बिना फूल का होता है कि नहीं होता है? बिना फूल का पौधा देखे होंगे, है ना? बिना फूल का पौधा देखे होंगे, लेकिन समझ रहे ना कि बिना पौधा का फूल कभी सोचें? कभी बिना पौधा का फूल खिल जाए? कभी हो सकता है ऐसा? नहीं। तो वैसे हमारी सभ्यता है, बिना संस्कृति के सभ्यता हो सकती है, लेकिन बिना सभ्यता के संस्कृति नहीं हो सकती है। ओके, ये कहा गया है बच्चे। देखिए, संस्कृति सभ्यता की विकासशील पुष्पता है, फूल की तरह खिलने वाले हैं। सभ्यता समाज की वह व्यवस्था है जो संस्कृति के पनपने की स्थिति पैदा करती है। मतलब सभ्यता से ही संस्कृति उत्पन्न होती है, इसलिए संस्कृति बिना सभ्यता के संभव नहीं है। लेकिन ऐसी सभ्यताएं हो सकती है जिन्होंने अभी तक अपनी संस्कृति का विकास नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। इस वाक्य का भाव यह है कि संस्कृति सभ्यता के विकसित होने का उत्तम और सुंदर रूप होती है, जैसे फूल किसी पौधे का विकासशील रूप होता है ना? सभ्यता वह ढांचा है जो समाज को व्यवस्थित बनाती है, जैसे नियम, संस्थाएं, तकनीकी उन्नति, सामाजिक संरचना आदि। जब यही सभ्यता बौद्धिक, नैतिक और रचनात्मक रूप में विकसित होती है, भाषा, कला, दर्शन, धर्म आदि के माध्यम से, तब वह संस्कृति कहलाती है ना? तो ऐसा बहुत सारा सभ्यता देखा गया जहां पर संस्कृति नहीं देखा गया, तो आज वो सभ्यता कहीं ना कहीं ढह गया, कहीं ना कहीं नक्शे से गायब हो गया। ओके, है ना? आगे कहते हैं, इसलिए कहा गया है कि सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृति को पनपने के लिए एक संगठित समाज मतलब सभ्यता होनी जरूरी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई समाज सभ्यता के स्तर तक तो पहुंच गया हो, पर उसने अभी तक संस्कृति का निर्माण रूप नहीं अपनाया हो या विकसित नहीं कर पाया हो। तो निष्कर्ष क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? कि संस्कृति सभ्यता की आत्मा है। मतलब अगर ये शरीर है तो ये सभ्यता है, और इसके अंदर अगर ये शरीर चल पा रहा है सही तो मतलब इसके अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, वो संस्कृति है। सभ्यता ढांचा है, शरीर है, संस्कृति उसकी आत्मा, और बिना आत्मा के कोई चल नहीं सकता है। बिना आत्मा के वो मुर्दे के समान है। Perhaps, हो सकता है, शायद, what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture. हो सकता है कि समाज में, विश्व में एक छोटा सा कोई वर्ग रहा होगा जिसने संस्कृति को अचीव किया होगा, अपनाया होगा। Therefore, इसीलिए we have had and still have races and nations that are civilized. तभी तो कह सकते हैं कि आज भी हमारे पास सभ्यता और संस्कृति दोनों अपने राष्ट्र में है। हमारे यहाँ अच्छा बुनियाद भी है अपने देश का, और उसको चलाने के लिए एक अच्छी सुंदरता भी हमारे पास है जो कल्चर के रूप में है। बट एक्सेप्ट फॉर इंडिया वी हैव नॉट येट हैड एनी नेशन और रेस। लेकिन आज तक हमने भारत को छोड़कर आज तक कोई ऐसा राष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं किया, आज तक कोई देखा नहीं, या ऐसी कोई नस्ल को नहीं देखा दैट कुड बी रिगार्डेड एज कल्चर्ड। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जो कह दे अपने आप में कि हम पूरी तरह से हम कल्चर्ड हैं, मतलब पूरी तरह से हमारे अंदर संस्कृति है। भारत को छोड़कर और कोई राष्ट्र ये दावा नहीं कर सकता है। Okay, in all its sections and classes, for here in India, culture is almost as extensive as civilization. लेकिन हमारे भारत में हर वर्ग में, हर जाति में, ठीक है, संस्कृति देखी जाती है। हमारे भारत में सिर्फ संस्कृति नहीं, सिर्फ सभ्यता नहीं, हमारे भारत में सभ्यता के साथ साथ संस्कृति भी देखी जाती है, और ये ऐसा भारत में ही होता है। ओके, सर आप सुयास शर्मा क्रिकेटर जैसे दिखते हैं, अब ये भाई साहब कौन है? अब ये तो हम आज तक हम मिले कभी देखे नहीं हैं, मिले तो दूर की बात हो गई, हम क्रिकेट वगैरह देखते नहीं हैं, समझिए ना। और सुयास शर्मा अगर कोई होंगे तो शायद देखेंगे कभी। संभवतः अधिकतर मामलों में ऐसा ही होता है कि सभी लोगों में से केवल एक छोटा सा वर्ग ही संस्कृति तक पहुंच पाता है। इसलिए हमारे पास पहले भी और आज भी कई जातियां और राष्ट्र ऐसे हैं जो सिविलाइज्ड तो हैं,
उनके अंदर सभ्यता नाम की चीज है, लेकिन भारत को छोड़कर अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्र या जाति नहीं रही जिसे अपने सभी वर्गों और समुदायों में सांस्कृतिक कहा जा सके, क्योंकि भारत में संस्कृति लगभग उतनी ही व्यापक है जितनी की सभ्यता है। इस अनुच्छेद में, इस पैराग्राफ में लेखक यह कह रहा है कि दुनिया के ज्यादातर सभ्य समाजों में, दुनिया के लगभग सभ्य समाजों में केवल एक छोटा सा तबका ही संस्कृति तक पहुंचता है, यानी कला, दर्शन, भाषा और नैतिक मूल्यों को समझने और अपनाने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता है जो हम भारतीयों को मिला है अपने राष्ट्र में। हालांकि बहुत सारे राष्ट्र जातियां सभ्य तो हैं, यानी वे संगठित जीवन, नियम, कानून और तकनीकी तरक्की में आगे हैं, पर उनमें संपूर्ण समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नहीं है। परंतु भारत को एक अलग स्थान दिया गया इस मामले में, क्योंकि यहां संस्कृति केवल उच्च वर्ग या विशिष्ट लोगों तक सीमित नहीं रही है। यहां पर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों के पास यहां संस्कृति देखने को मिलती है, बल्कि समाज के लगभग हर वर्ग और तबके तक ये बात फैली हुई है। इसलिए भारत को एक ऐसा राष्ट्र माना जा सकता है जहां संस्कृति और सभ्यता दोनों समान रूप से प्रेजेंट है, व्यापक है। The experience of European countries give us cases of civilization without culture. ऐसे बहुत सारे यूरोपियन देश देखे गए हैं जहां पर ऐसे मामले आए हैं जहां सभ्यता तो है लेकिन बिना कल्चर का, बिना संस्कृति का। ऐसे बहुत सारे देश हैं। भारत में ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ भारत में देखें, इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व दैट, यहां भारत में जो लोग यहां घूमने आए हैं, कभी ऐसे ही बिना मतलब का ऐसे बस घूमने चले आए हैं, उन्होंने इस अंतर को देखा है, दैट द डिफरेंस बिटवीन द मासेज एंड क्लासेस, यहां पर लोगों के बीच में जो अंतर देखा है इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी एंड कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। जो कोई भारत घूमने आया है यहां पर टूरिस्ट बाहर से, समझ गए ना, उन्होंने इस बात को माना है कि यहां भारत में संस्कृति में कोई कमी नहीं है। हाँ, अवसर को लेकर कमी हो सकती है कि यहां पर कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाता है और कुछ लोगों को मौका मिल पाता है। तो अवसर के मामले में कह सकते हैं, अपॉर्चुनिटी के मामले में, अवसर के मामले में और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना के मामले में कुछ लोगों तक सारी बातें नहीं पहुंच पाती हैं, सबको मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जहां तक बात रही संस्कृति की, तो यहां संस्कृति सबके अंदर में पाई जाती है। हाँ, कुछ मामले में ऐसा देखा गया है कि सब लोगों तक सूचना नहीं पहुंच पाती है सही तरीके से, और कुछ लोग को अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये मान सकते हैं, ये बात किसी टूरिस्ट ने कहा है। ओके, समझे बच्चे? जैसे यहां देखिए इसका हिंदी अनुवाद, यूरोपीय देशों के अनुभव हमें ऐसे उदाहरण देते हैं जहां सभ्यता तो है लेकिन संस्कृति नहीं है। इसके विपरीत अगर देखा जाए भारत में, यहां तक कि एक सामान्य पर्यटक ने भी यह देखा है कि यहां जनता और वर्गों के बीच का अंतर गुणवत्ता का नहीं है, दोनों में क्वालिटी सब सेम है, बल्कि इसे जानकारी और अवसरों की उपलब्धता से समझाया जा सकता है। इस वाक्य का मतलब यह है कि यूरोप के कई देशों में ऐसा देखा गया है कि वहां तकनीकी और सामाजिक व्यवस्था तो विकसित है लेकिन उनमें संस्कृति और की गहराई और समृद्धि नहीं है। वहीं भारत में कंडीशन अलग है, यहां समाज के विभिन्न वर्गों और सामान्य जनता में जो अंतर है वह उनकी गुणवत्ता का नहीं है। ऐसा नहीं कि गरीब लोगों को शिक्षा कम मिलता है, अमीर को ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें मिलने वाली जानकारी और अवसरों का अंतर है। उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता है या उनको मौका नहीं मिल पाता है। यानी भारत में हर वर्ग के लोग एक ही सांस्कृतिक मूल्यों और विचारों से जुड़े हुए हैं, बस उनके पास संसाधनों और ज्ञान की पहुंच में थोड़ा सा फर्क है। इसलिए भारत की संस्कृति अधिक व्यापक और समावेशी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आज बच्चे हम पैराग्राफ को यहीं पर रहने देते हैं। अभी कुछ ज्यादा नहीं, अब कुछ पैराग्राफ बाकी हैं, 2 से 3 पैराग्राफ बाकी हैं जो हम लोग कल की क्लास में साथ में डील करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर से लिए गए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ लेंगे। मतलब कल फाइनली आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे कल की क्लास में। अभी आपको आगे का क्लास भी आगे करना है, और ठीक है, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी भी भेदभाव में बिलीव नहीं कीजिए। ठीक है ना, जैसे हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है बिल्कुल हमें वैसे ही अपने संस्कृति को आगे भी लेके जाना है। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चे, जय हिंद।